चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। Mr. A is employee of XYZ Limited. His salary breakup: salary per month, basic salary 45,000, HRA 18,000, प्रोफेशनल टैक्स 1500, अलाउंसेस 10,500। अभी मैं आपको एक पूरा ये सवाल करके दिखा रहा हूँ कि आपको किसी एम्प्लॉय की कंप्यूटेशन कैसे बनानी है। इस हर एम्प्लॉय की आपको जिसका भी टैक्स बनता होगा उस हर एम्प्लॉय की कंप्यूटेशन ऐसे बनानी पड़ेगी। अगर आप टैली में मैप नहीं करा पाओगे, है ना, टैली में मैप कराने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इतने भोले भाले बच्चे जीएसटी लिंक करने के बाद भी टीडीएस में लिखते हैं अदर टीडीएस, अदर्स, जीएसटी नहीं लिखते, तो उनसे क्या उम्मीद लगाई जाएगी टैली में टीडीएस लिंक होगा। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगा। अभी एक एक करके पहले हम ये देखते रहते हैं क्या हो क्या रहा है। एक कोई भी एम्प्लॉय को ना, ये तो कंपनी उसकी अपनी तरफ से दे रही है उसे, है ना। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स मिलता है, पेड बेसिस पर डिडक्शन मिलती है। अगर एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे कर रखा है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A में एक डिडक्शन मिलती है, कौन सी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A में एक डिडक्शन मिलती है, कौन सी। देखो एम्प्लॉयज़ को ना सैलरी के अगेंस्ट कुछ डिडक्शन मिलती हैं। मैंने आपको बोला था सैलरी में सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 है। 15 was the charging section, 17 was the 17 defines the component of the salary। सैलरी में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। 16 प्रोवाइड करता है डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी ओनली। कुछ डिडक्शंस होती हैं जो सैलरी में ही कवर्ड हैं। जैसे सबसे पहले एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कितनी होती है, अंडर सेक्शन 16, हाँ वेरी गुड, 50,000 और अर्न सैलरी विच एवर इज लोअर। एक तो ये हो गई। दूसरी मिलती है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कितनी होती है 5,000 की, और वो भी किसको मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ओनली। तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के केस में तो ये वैसे भी काम नहीं आएगी, ठीक है। तीसरी मिलती है, मतलब ये 5,000 एक्चुअली में कैलकुलेटेड वैल्यू 5,000 ही बनती है, लेकिन आप एक्ट के हिसाब से 5,000 लिख नहीं सकते। वहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड और ₹5,000 विच एवर इज लोअर का क्लॉज होता है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस में 3 कंडीशन होती हैं। तीसरी डिडक्शन मिलती है प्रोफेशनल टैक्स की। प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट होता है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, जो पेड बेसिस पे मिलता है। जितना पे करेगा एम्प्लॉय पेड बेसिस पे। कुछ स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, अपने एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉय से टैक्स कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। इनकम टैक्स हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवी है, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट के नाम पे लोगों से पैसा लेती हैं, एम्प्लॉयज़ से, अपने यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। वो 200 रुपये पर मंथ से चालू होता है, लेकिन मैक्सिमम 2,500 रुपये। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 2,500 रुपये से ज़्यादा का एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं ले सकती एक साल में। तो मैक्सिमम एम्प्लॉय स्टेट में वो 2,400 रुपये के आसपास है, 2,400 रुपये 2,500 रुपये उतना ही है। 200 रुपये पर मंथ से अलाउड चालू होता है वो। तो जितना भी एम्प्लॉय पे करेगा उतना उसको छूट मिल जाएगी। अगर मान लीजिए उसके बिहाफ पे कंपनी ने पे कर दिया तो क्या होगा, अगर उसके बिहाफ पे कंपनी ने पे कर दिया तो पहले उसकी परक्यूजिट में ऐड हो जाएगा और नीचे डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। मान लीजिए कंपनी ने उसको प्रोफेशनल टैक्स की कंपनी हर महीने इसको दे रही है 1,500 रुपये, लेकिन इसने पे करे 4,000 रुपये। उसकी सैलरी में हर महीने कितने आ रहे हैं 1,500 रुपये, तो पूरे साल में कितने आएंगे इसके पास 18,000, है ना। हाँ 15 12 180 होता है 18,000 रुपये। तो और लेकिन इसने पे कितने करे हैं 4,000, तो डिडक्शन कितने मिलेगी सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में मिले 18,000, पे करे 4,000, डिडक्शन कितने की मिलेगी 4,000 रुपये की। मिले कुछ भी नहीं, पे करे 4,000, डिडक्शन कितने की मिलेगी, मिले नहीं है, उसे कंपनी से नहीं मिल रहे। हर कंपनी प्रोफेशनल टैक्स के पैसे नहीं देती है, मिले नहीं 1 रुपया भी, लेकिन उन्हें 4,000 रुपये दिए हैं, देने तो पड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, मिलेगी डिडक्शन इज पेड ऑन द पेड बेसिस। क्या रिसीव्ड बेस में है, रिसीव तो हो ना हो, लेकिन उसने पे तो कर दिया ना। तो डिडक्शन इज अवेलेबल ऑन द
रिसीव पेड बेसिस, रिसीव का मतलब नहीं है कंपनी देने के लिए बाउंड भी नहीं है, कुछ कंपनियां दे देती हैं, कुछ कंपनियां नहीं देती हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी दे और ना दे, दे या न दे, अगर एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है और एम्प्लॉय ने पे कर दी है तो डिडक्शन मिल जाएगी। अगर उसने 4 साल की एक साथ पे कर दी तो 4 साल की एक साथ छूट मिल जाएगी, है ना। मान लीजिए वो 4 साल से नहीं दे रहा था, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, अब नोटिस आ गया, अब नोटिस आ गया तो अब तो दे ही नहीं पड़ेगा। तो अगर अब 4 साल का इकट्ठे भी पे कर रहा है, इकट्ठे 2500 रुपये पर साल और 4 साल का 10,000 पे कर दिया तो 10,000 की छूट मिल जाएगी उसी साल जिस साल उसने पे कर रहा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और नॉट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी की तरफ से कुछ पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो डिडक्शन मिलेगी पेड बेस पे। तो ये तो डिडक्शन थी जो जो सैलरी के अंदर खुद के अंदर मिलती हैं, है ना। सैलरी में केवल 3 डिडक्शन, ऐसे हर चैप्टर के अंदर किसी न किसी हेड में डिडक्शन मिलती हैं। हर सेक्शन पर 16 के अंदर डिडक्शन मिलती हैं सैलरी में, सेक्शन 24 के अंदर डिडक्शन मिलती हैं आपका हाउस प्रॉपर्टी में, और सेक्शन 30 से लेके 37 तक मिलती हैं पीजीबीपी में, सेक्शन 45 से लेके 54 तक मिलती हैं कैपिटल गेन में, और 56 और 57 है आईयूएस में। तो हर हेड में अलग अलग कैपिटल गेन के सेक्शन है, हर हेड में अलग अलग सेक्शन है, जिसमें उस सेक्शन के अंदर ही आपको डिडक्शन मिलेगी कि उस सेक्शन की इनकम कैसे बाहर निकाल के लानी है। उसके बाद अलग अलग हेड की इनकम को जोड़ के बनता है जीटीआई। मतलब आपने सैलरी कमाई मान लीजिए 5 लाख रुपए, इसमें से क्या डिडक्शन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की। इसमें अगर पी टैक्स पे करा हुआ है, प्रोफेशनल टैक्स पे करा है, तो वो मिल जाएगा, मान लीजिए 5,000 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया। तो अब सैलरी में इसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। अगर कोई अलाउंसेज वगैरह घटाने होंगे तो वो घटा सकते हो, है ना। तो वो तो घटाने के बाद ये अमाउंट आता है। इसके बाद पहले सेक्शन 10 आता है, सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 16 आएगा। तो सेक्शन 10 के अलाउंसेज उसमें घटाने के बाद 5 लाख आए, 5 लाख में से सेक्शन 16 का इफेक्ट दे दिया, 10 का इफेक्ट देने के बाद सेक्शन 16 का इफेक्ट दे दिया, तो अब ये सैलरी बची 445। तो ये मेरे एक हेड की इनकम आ गई 4,45,000। अब अगर मान लीजिए मैंने कोई मकान किराए पे दे रखा है तो मेरे को रेंटल इनकम आती होगी, तो यहाँ पे मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डाल दूंगा। सेक्शन 24 के अंदर सैलरी वो हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन इनकम लेके प्लस उसकी डिडक्शन घटाने के बाद जो इनकम आएगी वो यहाँ जोड़ दूंगा। अगर मेरा कोई बिजनेस है तो मैं यहाँ पीजीबीपी की इनकम निकाल दूंगा, जो मेरा पीजीबीपी की इनकम है इसे जोड़ दो। कोई प्रॉपर्टी बेची, गोल्ड बेचा, ज्वेलरी बेची, कुछ कैपिटल गेन आया तो यहाँ जोड़ दो। कैपिटल गेन के इटसेल्फ डिडक्शन क्लेम करने के बाद ऐसे ही आपको इंटरेस्ट मिला सेविंग अकाउंट से, एफडी से, कोई डिविडेंड मिला, कोई और ऐसी इनकम मिली जो आईओएस में कवर है, सेक्शन 57 का डिडक्शन का क्लेम करने के बाद जो है ये सब हेड से इनकम जोड़ के, या इन सारों में नहीं है केवल सैलरी है तो वो जोड़ के, तो ये कहते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, इसे बोलते हैं जीटीआई, द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम फ्रॉम ऑल द हेड्स। अगर आपके पास एक ही हेड में इनकम है तो एक हेड, अगर सारे हेड में इनकम है तो सारे हेड, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हेड्स। हो सकता है आपके पास सैलरी के अलावा ब्याज आता हो, ब्याज तो जनरली सबके पास आता ही है, सेविंग अकाउंट का ब्याज 10 रुपये 20 रुपये कुछ तो आएगा ही, गलती से मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए तो बैंक में रखते ही हो, तो बैंक उसका 10 रुपये ब्याज देगा तो भी तो यहाँ डालना ही पड़ेगा। इट इज़ कॉल्ड आईयूएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जिस भी हेड में आपके पास इनकम है उस हेड के इंटरनल डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो इनकम आती है उन सब को जोड़ोगे तो यह कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। अब जीटीआई में से आपको कुछ डिडक्शन मिलती हैं जिसे बोलते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन ये सभी को मिलेंगी, सैलरी वाले को, बिजनेस वाले को, कैपिटल गेन को, आईयूएस को, सबको मिलेंगे, लेकिन सबके साथ अलग अलग रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस हैं। डिडक्शंस अंडर, बिना इसको कंसिडर करे आप किसी एम्प्लॉय की सैलरी में टैक्स निकाल ही नहीं पाओगे, अंडर चैप्टर 6A। इस चैप्टर 6A में डिडक्शन कौन कौन सी आती हैं, सेक्शन 80 से चालू होती हैं और 80UU तक जाती हैं, सेक्शन 80 से लेके 80UU तक। तो ये सारी इंडिविजुअल को नहीं मिलती, हालांकि कुछ इंडस्ट्रीज़ को मिलती हैं, कुछ स्टार्टअप को मिलती हैं, कुछ नई कंपनीज को मिलती हैं, कुछ केवल प्राइवेट, कुछ पार्टनरशिप फर्म को मिलेंगी, कुछ इंडिविजुअल को मिलेंगी। तो हम अभी वो वाले काम, हमारे लिए वो काम किए हैं जो केवल इंडिविजुअल को मिलेगी, क्योंकि अभी हम सैलरी पे टैक्स निकाल रहे हैं। तो हम वो वाली चीज़ें वो भी पिकअप करेंगे जो इंडिविजुअल को बेनिफिट करते हैं केवल, है ना। तो उसे कंसिडर करते हैं, फिर देखते हैं सैलरी पे टैक्स कैसे निकाला जाएगा। ये हटा दूँ तो सैलरी के अगेंस्ट जो किसी भी मतलब सैलरी या किसी भी तरह की इनकम हो,
सैलरी हो या कैसी भी हो, इनकम होनी चाहिए इंडिविजुअल की। हम इंडिविजुअल की इनकम के अगेंस्ट जो डिडक्शन मिलती है वो कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 6 एक डिडक्शन किसी हेड की मोहताज नहीं है ना, तो वो सबको मिलती हैं बस इंडिविजुअल फॉर इंडिविजुअल्स। क्या क्या मिलती हैं? सेक्शन 80C फॉर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस। कुछ बताई गई जगहों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस करते हो तो आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल सकती है। उसमें रिस्ट्रिक्शन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कैन नॉट एक्सीड ₹1.5 लाख, इट इज़ इक्वल टू और लेस देन 1.5 लाख। ठीक है, या तो 1.5 लाख तक ले सकते हो या 1.5 लाख से कम जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है ना। 80C की डिडक्शन 1.5 लाख से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते, इक्वल टू और लेस देन 1.5 लाख। एक साल में आप 1,50,000, 1,50,000 और जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है दोनों में से जो भी कम होगा है ना, उसकी डिडक्शन ले सकते हो, इक्वल टू और लेस देन। अगर मान लीजिए आपने इन स्पेसिफाइड स्कीमों में 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है पिछले साल में, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? अगर इन्वेस्टमेंट मेरी इन्वेस्टमेंट है 3 लाख, तो डिडक्शन 80C में कितनी मिलेगी? अच्छा, अगर वो ऐसा कन्फ्यूजन है क्या, उसकी सैलरी की इनकम 4,45,000 रुपये है, वही वाली पहले वाला आदमी, वही आदमी है ये, सैलरी इनकम 4,45 है। अब माइनस नहीं जाएगा, अगर वैसे माइनस सोच रहे हो तो आप, सैलरी इनकम तो 4,45 है, 4,45 में से घटाना आपने ये। अब बताओ 1.5 लाख 80,000, 1 लाख इन्वेस्ट करा तो क्या है? एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड और ₹1.5 लाख विच एवर इज लोअर, है ना। एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड और ₹1.5 लाख विच एवर इज लोअर की डिडक्शन मिलेगी। पहले वाले में 3 लाख था और ₹1.5 लाख विच एवर इज लोअर, तो डिडक्शन 1.5 लाख है ना। एक्सीड का कोई कंसेप्ट नहीं है बच्चा, है ना हर्ष, एक्सीड का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो ठीक है, 1.5 लाख की डिडक्शन तो देंगे ही देंगे। हो सकता है उसके पास फंड्स थे, सरप्लस फंड थे, उन्हें इन्वेस्ट कर दिया, बाद में काम आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट है, कोई जा तो रहा नहीं है। और जिसने 80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, तो अगर मान लो सरकार ने जिसने 80,000 की इन्वेस्टमेंट करी उसको भी 1.5 लाख दे दिया, तो कोई भी आदमी 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करेगा? जब 80,000 में भी 1.5 लाख का बेनिफिट मिल रहा है तो मैं 80,000 ही करूँगा। मैं तो सोचूंगा 8,000 में 1.5 लाख का मिल जाए, है ना। तो हम तो भोले भाले लोग हैं हिंदुस्तान के लोग। तो जो एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्ट करा है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, और अगर वो 1.5 लाख से ज़्यादा तो वो भी नहीं मिलेगी, तो 1.5 लाख मिलेगी। 1 लाख इन्वेस्ट करा तो 1 लाख, 80 करा तो 80, 3 लाख करा तो 1.5 लाख। ठीक है, अब ये तो वो थी मैक्सिमम लिमिट, है ना। एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड और ₹1,50,000 विच एवर इज लोअर, 1.5 लाख रुपए, है ना। तो 80C की डिडक्शन है, सेक्शन 80C। अब कुछ इन्वेस्टमेंट हैं और कुछ एक्सपेंसेस हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले सकते हो, पॉलिसी दे सकते हो, प्रीमियम पे कर दो, लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करते हो तो भी मिल जाएगा, प्रीमियम पे कर सकते हो। दूसरा, EPF में पैसे जमा करा सकते हो, PPF में पैसे जमा करा सकते हो। EPF कंपनी से कटता है, आपके एम्प्लॉयर काट के जमा कराता है, और PPF में आपको खुद अकाउंट खोलना होता है ना। EP और PP ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS ये म्यूचुअल फंड होते हैं, SIP होती है इसमें एक तरह से, ठीक है। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, आप इसमें कुछ पैसे जमा करा सकते हो जिस पे आपको टैक्स की छूट मिलेगी। ये ध्यान रखना, इन सब स्कीमों में एक सर्टेन पीरियड का लॉक इन पीरियड है, सर्टेन लॉक इन पीरियड है, उससे पहले पैसा नहीं निकलेगा। ये अगर आपने टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करी है तो सरकार कह रही है इस पैसे को छोड़ दो मार्केट में, मैं एक तो आपसे टैक्स नहीं ले रही, है ना। नहीं तो लोग क्या करेंगे, 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट करेंगे और 1 अप्रैल को निकाल लेंगे, टैक्स भी बचा लिया और पैसे भी घर में आ गए। अगर सरकार ने दूसरा एंड खोल दिया तो इसलिए उन्होंने बोला नहीं, इनमें लॉक इन पीरियड, आप एक लिमिट से पहले इन पैसों को निकाल ही नहीं पाओगे। तो 31 मार्च को जमा करके 1 अप्रैल को निकाल नहीं पाओगे। ये बात गलत फहमी मत रहना, क्योंकि मैं फिर बार बार ये बोलता हूँ हर क्लास में कि टैक्स के लॉ बनाने वाले भी इंडिया में ही पले बड़े हैं, है ना। उन्होंने भी इसी मिट्टी का राशन खा रखा है, उन्हें पता है यहाँ कितने भोले भाले लोग हैं। तो ELSS में जमा कर सकते हो, 5 ईयर्स की FD करा सकते हो,
5 ईयर की एफडी करा सकते हो, 5 साल के लिए एफडी भी करा सकते हो। ये भी टैक्स सेविंग एफडी होती है। एक बार ब्लॉक होने के बाद इस एफडी का पैसा 5 साल से पहले बाहर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये एफडी कराने से पहले सोचना पड़ेगा। ईएलएसएस में भी 3 साल का लॉक इन है, हर इन्वेस्टमेंट में 3 साल का लॉक इन है। पीपीएफ तो ईपीएफ तो लाइफ वो चलता है, एम्प्लॉयमेंट तक चलता है, और पीपीएफ का लॉक इन 15 साल है। तो पीपीएफ हो गया, एलआईसी जितने लंबी टर्म लोगे उतने चलेगा। ये थी इन्वेस्टमेंट। कुछ खर्चे भी लिखे थे मैंने उसमें, है ना। ट्यूशन फीस, एसएससी के बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनके बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है दैट इज़ ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर एटीसी। स्कूल की फ़ीस की रसीद अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं। लैब चार्जेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज होंगे, और आपके कंप्यूटर चार्जेज होंगे, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज होंगे, साथ में लिखा होगा ट्यूशन फ़ीस। जितना अमाउंट उस रसीद में ट्यूशन फीस के आगे लिखा, केवल वो अमाउंट क्वालिफाई करेगा एटीसी के लिए, बाकी क्वालिफाई नहीं करेंगे। जैसे देखो ये एग्जांपल है, ये इसकी ट्यूशन फीस है 42,000 रुपये की। तो इसमें कितना लिखा है, एनुअल चार्जेस 25,000 रुपये, लैब चार्जेस 2,000 रुपये, ट्यूशन फीस 15,000 रुपये। एटीसी के लिए कितना अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, 15,000 रुपये, ठीक है। तो बच्चों जो एसएससी है, आप अपने एसएससी को ये कह सकते हो, अगर तेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों की स्कूल की रसीद भी दे सकते हो, उससे एटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा आपको, है ना। टैक्स कम देना पड़ेगा। एटीसी का बेनिफिट का मतलब, मेरी जो अभी एग्जांपल के लिए 4,45,000 रुपये की सैलरी मिल चल रही है, उस 4,45,000 सैलरी में जितना मैंने एटीसी की स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करा होगा, मैक्सिमम अप टू ₹1,50,000 उतना कम हो जाएगा। जितना कम हो जाएगा उतना मेरा टैक्स कम हो जाएगा। तो आप अपने, ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ कि आप अपने जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभाल रहे होगे तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ आपसे पूछेंगे कि भाई टैक्स बचाने के लिए क्या हो सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा, ये समझ होनी चाहिए आपको। भाई देख, अगर तू कोई एलआईसी ले ले, कोई पीपीएफ खोल ले, ईपीएफ में तेरा पैसा जमा होता है, कोई म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा ले, ईएलएसएस में 5 साल के लिए एफडी कर सकता है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी स्कूल की फ़ीस दे दे, तो फीस की रसीद दिखा दे, उसमें से ट्यूशन फीस वाले अमाउंट को कंसिडर कर लेना। तो मतलब एनआईएफएम को जो फीस दी है वो भी नहीं 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 नहीं, एनआईएफएम में ट्यूशन फीस लिखी नहीं है कहीं पे भी। और बच्चों की फॉर्मल स्कूल की बात हो रही है ना। अगर ऐसा नहीं है कि नहीं 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 नहीं, स्कूल फीस, स्कूल में ही ट्यूशन फीस का पोर्शन आता है। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं होगा कि आप पड़ोस में ट्यूशन पढ़ा रहे हो उसकी फ़ीस हम तो ट्यूशन दे रहे हैं, नहीं, जो स्कूल बना के दे रहा है रसीद उसी को अलाउड है केवल। नहीं तो फिर भोले बिजनेस वाले लोग हैं सर, वो तो सर अपने मतलब बैलेंस शीट में सर ये एक्सपेंस दिखा देंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिखा देंगे, कैसे दिखा देंगे, नहीं कैसे दिखा देंगे। पर्सनल नेचर का खर्चा बिजनेस में अलाउड ही नहीं होता। ड्राइंग्स से सर ड्राइंग्स दिखाएंगे, ड्राइंग बेटा खर्चा नहीं होता ना। अगर ड्राइंग करते हो तो पीएनएल में डेबिट होती ही नहीं। वो ड्राइंग की एंट्री क्या करते हो, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट तो कैश और बैंक, तो पीएनएल में जाती ही नहीं है। ड्राइंग पीएनएल में जाती नहीं है। और अगर आप पीएनएल में डेबिट करो तो पर्सनल नेचर का खर्चा है वो अलाउड ही नहीं है। जब आप पीजीबी भी पढ़ेंगे हम, वहाँ भी पता लग जाएगा, पर्सनल नेचर के खर्चे अलाउड ही नहीं हो। सेक्शन 28 सेक्शन 29 पहले ही बोलता है, ऑल द एक्सपेंसेस आर अलाउड बट इट शुड नॉट बी पर्सनल इन नेचर। पर्सनल नेचर के खर्चे नहीं होने चाहिए, उस बिजनेस के लिए किए गए होने चाहिए। वहाँ पे आ जाता है वो पहले ही। ट्यूशन फीस हो गया और हो गया, बहुत लंबी लिस्ट है वैसे तो इसकी। अगर आपने मकान खरीदने के लिए होम लोन लिया है तो उसका जब ईएमआई भरते हो तो उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है और दूसरा प्रिंसिपल पोर्शन होता है। तो द प्रिंसिपल पोर्शन इज ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द एटीसी। उसका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी एटीसी के लिए क्वालिफाई करता है। रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी, अगर आप मकान खरीदते हो तो रजिस्ट्री कराते हो, जो उसकी स्टैंप ड्यूटी पे करी है दैट ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द एटीसी, वो भी एटीसी के लिए काम करती है। तो ये चीज़ें हैं इनमें। ये तो एग्जाम्पल नहीं है, कुछ और भी है। राजीव गांधी इक्विटी स्कीम है और कई सारी स्कीम है जिसके अंदर आप पैसा जमा कर सकते हो। तो अगर आपका एसएससी इनमें से किसी स्कीम में भी पैसा जमा करे या खर्च करे, ये खर्चे हैं, ऊपर वाले इन्वेस्टमेंट हैं, है ना। तो आप इन्वेस्टमेंट करो या खर्चा करो तो इन टोटल, इन सबका टोटल जो आएगा वो कितनी मैक्सिमम छूट ले सकते हो, 1.5 लाख, है ना। मान लो इसमें इसने 50,000 रुपये खर्च करे या इन्वेस्ट करे, 50,000 यहाँ इन्वेस्ट करे, तो सारे का एक साथ करना ज़रूरी नहीं है, किसी एक में भी कर सकते हो।
10,000 यहाँ कर दिए, कोई खाली आदमी था 60,000 यहाँ कर दिए, और 80,000 बच्चों की ट्यूशन फीस चली गई। टोटल कितना हुआ? 80, 70, 1.5, 2.5 हो गया टोटल। ये 80 है ना, हाँ 2.5 लाख हो गया ना। तो ATC की डिडक्शन कितनी मिल सकती है यहाँ पर? 4,45,000 की सैलरी में से कितने घटा सकते हैं हम? 2.5 लाख, 150 पक्का। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं वो क्या सोच के बैठे हैं? मौनम स्वीकृतम। तो जैसे 7th वाला क्या है सर, स्टैम्प ड्यूटी आगे? जब आप मकान खरीदते हो ना बेटा, रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो कोर्ट में रजिस्ट्री करानी पड़ती है। रजिस्ट्री कराते हो तो कोर्ट उसकी स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लेता है ना, उसकी वैल्यू के हिसाब से। कुछ अलग अलग स्टेट में अलग अलग परसेंटेज है, कहीं 6% है, कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 12 है, ऐसे परसेंटेज जो स्टैम्प ड्यूटी कोर्ट में फीस पे करते हो रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी। तो सिर्फ होम पर एप्लीकेबल है या कोई लैंड एंड बिल्डिंग प्लॉट वगैरह लेते हैं उस पे भी मतलब ये डिडक्शन मिल सकता है? बिल्डिंग तो होम ही हुआ ना बेटा। लैंड कोई प्लॉट वगैरह लेते हैं कि मतलब, या कोई देखो मेरी बात सुन, नहीं प्रिंसिपल वहाँ पे लिखा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन, तो लैंड तो होम नहीं होती है ना। होम लोन आपको फ्लैट लो या कोई पूरा मकान ले लो, एटलीस्ट दैट शुड बी द होम लोन। तो होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है। और कोई गाड़ी लोगे, कुछ और लोगे, उसके लोन का प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, होम लोन होना चाहिए। और उसी मकान की रजिस्ट्री भी कराओगे तो उसका स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो लगेगा वो भी ATC के लिए क्वालिफाई करता है। इसकी मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख अलाउड है। बेसिक इन्वेस्टमेंट मुझे 2.5 लाख कर ली, इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख कर ली कि मतलब उसके पास सरप्लस पैसा था, कर लिया, बाद में काम आ जाएगा। तो जो देखो ये 3 चीज़ें तो उसे मजबूरी में देनी है, बाकी चीज़ें उसने अपनी मर्जी से कर ली, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, बाद में काम आ जाएगी, वो तो सारे पैसे लौट के आने हैं बाद में। एक तो डिडक्शन है ATC, दूसरी डिडक्शन होती है सेक्शन 80D। 80D इज़ फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने अपने या अपनी फैमिली के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, तो आप 80D में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बस प्रीमियम आपके अकाउंट से पे होना चाहिए, ध्यान रखना। जो पहले वाली इन्वेस्टमेंट थी और जो बाद वाली इन्वेस्टमेंट है, दोनों में ही आपके अकाउंट से पेमेंट प्रूफ होना चाहिए। अगर कैश चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन मान लीजिए ATC की प्रीमियम भरी आपके बेटे ने, वाइफ ने, और डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो, तो वो ठीक है। आज की डेट में डिपार्टमेंट ये नहीं पूछता, पेमेंट का प्रूफ नहीं पूछता। लेकिन अगर किसी असेसिंग ऑफिसर ने चैलेंज कर दिया तो डिसअलाउ कर देगा आपको। तो पेमेंट भी आप ही के अकाउंट से होनी चाहिए अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो। तो पेमेंट की जरूरी ध्यान रखना है कि पेमेंट आपके अकाउंट से हो, या फिर कैश हो तो जिसका कोई मालिक नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कैश पेमेंट हो सकती है, कैश पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिक्लेम वाले 80D वाले तो कैश लेते नहीं है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले कैश ले लेते हैं, PPF वाले कैश ले लेते हैं, स्कूल की फीस वाले भी लोग कैश ले लेते हैं। तो वहाँ चल जाता है, जहाँ कैश चल सकता है चल सकता है। जहाँ जैसे ELSS है, म्यूचुअल फंड वाले वो कैश नहीं लेते हैं, वहाँ कैश ले ही नहीं सकते आप। तो 80D इज़ फॉर मेडिक्लेम प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम। अगर आपने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसकी प्रीमियम पे आप इनकम टैक्स की डिडक्शन ले सकते हो। देखो इनकम टैक्स का पर्पज़ क्या है? टैक्स कलेक्ट करके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करना है ना। गवर्नमेंट का पर्पज़ क्या है कि टैक्स लेके कलेक्ट करो और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च कर दो। तो अब गवर्नमेंट कह रही है या तो तुम टैक्स दे दो या फिर इन सर्टेन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके पैसा इकोनॉमी में ले आओ। देखो क्या हो रहा है, अब हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, PPF हो गया, इन जगहों पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसी वजह से इतनी बड़ी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है आज इंडिया में। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अलावा 12-13 प्राइवेट कंपनियां यहाँ के इंडिया में आके बिजनेस कर रही हैं जो बाहर से आई हुई हैं, है ना। तो पहले 14 थी, कुछ कंपनियां बंद होकर चली गई हैं, तो 12-13 तो अभी भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में कूदी हैं। तो जब उन्होंने अपने इस बिजनेस को इंडिया में पैर रखा फैलाया होगा तो इनको एम्प्लॉय भी चाहिए होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा। तो क्या हुआ, सरकार ने क्या कहा, 1.5 लाख रुपए तक की छूट देनी है। अगर मान लो कोई आदमी 25 लाख रुपए की इनकम पे है तो इसमें से अगर मैं 10 लाख रुपए घटा दूं तो कितने बचे, 15 लाख। इस 15 लाख रुपए पे कितना टैक्स लगेगा, 30% के हिसाब से 4.5 लाख रुपए लगेगा ना, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं इस 25 लाख में से 1.5 लाख रुपए मेडिक्लेम के घटा देता
तो कितने, सॉरी उसके LIC के 1.5 लाख रुपए घटा देता तो कितने बचते मेरे पास, टैक्सेबल इनकम कितनी बचती, 2350। 2350 में से 10 घटाओ दोबारा, कितने बचे, 1350। 1350 का 30% निकालो जरा, 13 × 39, 390, कितना, 415, 3 पंजे 15, 4 5, 4,05,000 ना, 4,05,000। कितना बचा, डिफरेंस कितना आया, 45,000। सरकार को टैक्स कितना छोड़ना पड़ा एक आदमी के ऊपर, 45,000। वो भी जब 1.5 लाख रुपए पूरे मार्केट में डाल देगा इन्वेस्टमेंट, तो सरकार को केवल कितना छोड़ना पड़ा है एक आदमी के ऊपर, मैक्सिमम अमाउंट बता रहा हूँ, 45,000 रुपये मैक्सिमम छोड़े। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, इतने लाखों लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, लाखों लोगों को रोजगार मिला, लाखों कई करोड़ों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में घूम गए, किसी वजह से खाली किसी, और सारे लोग 1.5 लाख का टैक्स कोई बचा पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी इनकम 5 लाख 6 लाख 7 लाख है, वो भी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसी चक्कर में, चाहे जो मेरे 10,000 ही बच जाए टैक्स में। तो सरकार को टैक्स का कंपोनेंट कम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, उसके बदले में इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना सारा चेंज आया, लोगों को रोजगार मिला। अब जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ एजेंट हैं उनको भी कमीशन मिलती है, प्लस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो चाय सप्लाई करता होगा, स्टेशनरी सप्लाई करता होगा, हाउस कीपिंग का काम करता होगा, उन सबको रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे ही मेडिक्लेम इंडस्ट्री है, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वहाँ पे तो और भी कम अमाउंट मिलता है ना, वहाँ पे तो मैक्सिमम छूट 25,000 रुपये की है। तो अगर कोई 25,000 रुपये का 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 7,500 रुपये। तो 7,500 रुपये का टैक्स छोड़ा, तो उस हिसाब से 7,500 रुपये का टैक्स छोड़ा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री आज इतनी फल फूल रही है, इतनी सारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भी आज हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं। तो गवर्नमेंट का पर्पज है या तो टैक्स के रूप में पैसा दे दो, नहीं तो किसी और तरीके से इनको मार्केट में पैसा ले आओ। अब जब अगर कोई लोग खाली टैक्स की छूट नहीं होती, वो कहते हैं कल आज से 10 साल बाद आपको सेविंग करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कम होते। क्यों, ऐसी सेविंग तो बैंक करा ही रहा था, है ना। बैंक की FD कम क्यों हो रही थी, क्योंकि बैंक की FD पे टैक्स की सेविंग नहीं होती थी। लोग FD करा रहे थे, लेकिन बैंक की FD पे टैक्स सेविंग नहीं होती थी, लोग FD नहीं कराते थे, इतना लिक्विडिटी नहीं था। तो जो टैक्स सेविंग टूल मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, टैक्स सेविंग भी हो रही है, तो वो लिक्विडिटी भी ज़्यादा है, उसमें डबल बेनिफिट है। तो इस हिसाब से LIC, हेल्थ इंश्योरेंस और जितनी भी छूट के सेक्टर हैं वो बहुत सारे इसलिए फले फूले क्योंकि हर आदमी को पता था एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही है, साथ में टैक्स भी बच रहा है, मेरा आज ही टैक्स का आउटफ्लो कम हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम लाई कि आपको, सरकार को मैक्सिमम लॉस है ये 45,000 रुपये का, 1.5 लाख रुपये का और मैक्सिमम लॉस, और 1.5 लाख वाले नहीं होते हैं लोग बाग। तो मैक्सिमम लॉस के बाद भी इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। आज LIC कई हज़ारों करोड़ रुपए की कंपनी, कई हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट है उसके आज की डेट में। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, इतने टैक्स बचाने वाले लोगों से। सब ऐसे कोई लोग थे जिनको लाइफ का खतरा था, अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे वालों को क्या होगा। असल में लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या है कि कोई पर्सन अगर कल को न रहे तो उसकी फैमिली को, उसके डिपेंडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट उसका ये था LIC को नहीं। तो उस कंसेप्ट पे इंडिया में LIC खरीदी नहीं किसी ने, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी के यही 14 एपिसोड बने हैं, है ना। तो उस कंसेप्ट को खरीदते तो LIC कब की अमीर हो जाती है। तो गवर्नमेंट को उसमें एड ऑन पग जोड़ना पड़ा, यार ले लो, टैक्स भी नहीं लेंगे हम तुमसे। तो उसके बाद थोड़ी स्पीड आई। अब क्या हुआ, अब सरकार के पास पैसा ज़्यादा आ गया, भी फल फूल हुई। LIC सरकार ने अपना हिस्सा कुछ प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। अब लोगों को आंख दिखा रही है सरकार, 115 BAC ले आई कि इन्वेस्टमेंट कर लो या मत करो, हम तुम्हारे को छूट देंगे ही नहीं। अब वो जो न्यू रिजिम लाए हैं 115 BAC, 115 BAC, उसमें LIC की छूट के 1.5 लाख रुपए मिलते ही नहीं है। अब तुम इन्वेस्टमेंट करो या मत करो। अब क्योंकि इकोनॉमी में जो चल गया वो चल गया, है ना। अब सरकार को चिंता नहीं है, अब सरकार आंखें दिखा रही है, तुम इन्वेस्टमेंट मत करो। क्यों कर रहे हो, हम कब कहने करो, हमने तो तुम्हारे फैसिलिटी विड्रॉ कर ली है 115 BAC ला के। तो टाइम के हिसाब से सब चीज़ें बदलती हैं। उस टाइम ज़रूरत थी तो सरकार ने बोला टैक्स भी छोड़ देंगे, ले लो तुम, बस ले लो। तो LIC खड़ी हो गई। आज LIC अपनी जगह पे इतनी बड़े मुकाम पे पहुंची हुई है। तो जिसको पुराना वाला होगा उसको तो मिलेगा ना? नहीं, जो आज की डेट में टैक्स की रिटर्न पुराने रिजिम से भरेगा उसी को मिलेगा, चाहे उसने पॉलिसी कभी भी ले रखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए किसी ने आज से 10 साल पहले LIC ली, लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करी और वो आज भी पे कर रहा है क्योंकि और आगे 15 साल पे करनी है, तो अगर उसे इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेना है तो रिटर्न पुराने वाले रिजिम में भरनी पड़ेगी, ओल्ड रिजिम में तभी बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये 1.5 लाख, ये 25,000, इन सब छूट को घटाने के बाद टैक्स कम आ रहा है या उनसे पहले टैक्स कम आ रहा है। अगर इन्हें घटाने के बाद टैक्स कम हो रहा है तब तो पुराने में चले जाने में फ़ायदा है। अगर इन्हें बिना घटाए टैक्स कम हो जा रहा है नए वाले रिजिम में जाके, तो नए वाले में जाने में फ़ायदा है। फिर इनको इन्वेस्टमेंट आप अपने पास रखो, बाद में काम आएगी किसी, ठीक है। तो
उसने पॉलिसी कब ली थी इस बात से कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है वो आज की डेट में रिटर्न किस रिजिम में फाइल कर रहा है। अगर ओल्ड रिजिम में फाइल कर रहा है तो ये बेनिफिट लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ये जो मैं 80C 80D पढ़ा रहा हूँ, ये इट इज़ इम्प्लाइड कि यू आर गोइंग टू फाइल योर रिटर्न अंडर ओल्ड रिजिम। अगर आप न्यू रिजिम में जा रहे हो तो ये सब काम बेकार है, सब मोह माया है, फिर ये किसी काम के नहीं है। तभी मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था आपको हर एम्प्लॉय की सैलरी 2 बार टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओल्ड वाले से भी न्यू वाले से भी। जिसमें एम्प्लॉय का फ़ायदा होगा वो आपको उसे बताना पड़ेगा, है ना। तो ओल्ड और न्यू दोनों में से। तो 80D की मेडिक्लेम की प्रीमियम है अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड और ₹25,000 विच एवर इज लोअर। अगेन वही कंसेप्ट है 1.5 लाख वाली, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम होगी। तो जो दोनों में से कम होगी उसकी छूट मिल जाएगी। अगर असेसी के लिए, असेसी ने अपने लिए पॉलिसी ली है और ही अपनी और अपनी फैमिली के लिए, एंड नन ऑफ देम इज सीनियर सिटीजन, उनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो ये कंडीशन कब है? पॉलिसी टेकन फॉर नॉन सीनियर सिटीजन, पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ एंड फैमिली, नो सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन एज पर इनकम टैक्स पर्सन हैव एज अबव 60 ईयर्स, नो सीनियर सिटीजन। फैमिली और अपने लिए और फैमिली में, लेकिन उनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो मिलेगी 25,000 रुपये की। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सर अगर सर किसी ने सर 3 इयर्स के लिए सर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है प्रोरेटा में, प्रोरेटा 3 से डिवाइड करो, 1-1 साल की क्लेम कर लो, 25,000 इससे नीचे। मतलब अगर किसी ने 3 साल के लिए 42,000 रुपये की प्रीमियम पे करी है तो 14,000 पर ईयर क्लेम कर पाएगा वो। आजकल आ रहा है, एडवांस प्रीमियम ले रही हैं कंपनियाँ। यस सर। हाँ, अगर सर कोई ने सर जैसे मतलब ज्यादा अमाउंट पे किया है कि मतलब 1 ईयर में 25,000 की डिडक्शन है, हाँ, तो 40,000 का प्रीमियम पे किया है, हाँ, तो इसे डिडक्शन से 25,000 की मिलेगी। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, ₹25,000 और प्रीमियम पेड विच एवर इज लीस्ट है ना, क्योंकि प्रीमियम कई बार ज़्यादा बनती है। प्रीमियम देखो, मेडिक्लेम की प्रीमियम किस पे डिपेंड करती है? डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली एज साइज, आपकी फैमिली किस एज में, फैमिली में जो मेंबर हैं वो किस एज के हैं उनके ऊपर, और कितना सम एश्योर्ड ले रहे हो उस दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो सम एश्योर्ड एज के हिसाब से अगर मान लीजिए आपकी प्रीमियम बैठ रही है 32,000 और आपको लेनी ही इतनी प्रीमियम है, तो 32,000 की मेडिक्लेम पॉलिसी, तो 32,000 की प्रीमियम ले लेगी कंपनी, लेकिन इनकम टैक्स छूट कितने की देगा आपको? अगर आपकी प्रीमियम बन रही है 20,000 रुपये तो छूट कितने की मिलेगी? 25,000। कितनी मिलेगी? 20-25? मेरे साथ 25 वाला कोई? 20,000। अरे आप तो मिथिलेश ने भी साथ छोड़ दिया, गलत बात है मिथिलेश। 20,000 मिलेगी, है ना, जो एक्चुअल प्रीमियम पेड, और ₹25,000 विच एवर इज लोअर। एक चीज़ क्लियर हो गई। इसमें 3 स्टेप है, इसलिए मैं इतनी देर रुक रहा हूँ। दूसरा स्टेप, एज का वो न्यू रिजिम में कोई एज का स्पेसिफिक मेंटेन हो, मतलब एज क्राइटेरिया मेंटेन नहीं किया है ना। नहीं समझा बेटा, आपकी बात क्या कह रहे हो आप? जैसे आपने बोला ना कि ये जो हमने मेडिक्लेम वाला कर रहा है उसको नॉन सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर में क्या होगा? जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके मम्मी पापा, राइट? तो ये भी तो हो सकता है ना किसी के पेरेंट्स का एज हार्डली 50 हो, तो एक एज बोला जाता है 60+, तो मतलब इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं लाया है ना। अभी वहीं आ रहा हूँ बेटा, वहीं आ रहा हूँ मैं। अभी देखो, ये ऐसे फैमिली, ये जो पॉलिसी ली है ये उस फैमिली ब्रैकेट के लिए जिसमें सारे के सारे लोग 60 साल से कम हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आदमी जिसने पॉलिसी ली उसमें वो और या उसके फैमिली में कोई मेंबर, एक्सक्लूडिंग मदर पेरेंट्स, मदर फादर, पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, पेरेंट्स को छोड़ के, असेसी हिमसेल्फ, स्पाउस, है ना, ऐसा भी हो सकता है स्पाउस ज़्यादा बड़ी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। निक जोनस प्रियंका चोपड़ा पहले 60 साल की हो जाएगी, निक जोनस बाद में होगा, ऐसा ही तो है ना। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, चलो वो तो बाहर चले गए, इंडिया में तो है अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, तो ऐश्वर्या राय पहले 60 साल की हो जाएगी, अभिषेक बच्चन बाद में होगा। तो अगर अभिषेक बच्चन ने पॉलिसी ली और ऐश्वर्या राय 60 साल की हो गई पहले, तो फैमिली में एक आदमी कौन हो गया? सीनियर सिटीजन।
अभी मदर पार्ट की नहीं, अमिताभ बच्चन जया बच्चन की बात नहीं हो रही, अभी ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की बात हो रही है। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और आराध्या, 3 जनों की पॉलिसी ली, तो तीनों में से अभी कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपये। कल को कुछ टाइम के बाद ऐश्वर्या राय पहले 60 साल अचीव करेगी, है ना, 60 साल की पहले होगी, तो अब क्या होगा, फैमिली में सीनियर सिटीजन भी है, तो अगर फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो एडिशनल 25,000 रुपये और अलाउड है। अगर आपकी फैमिली में, फैमिली ग्रुप में कोई भी सीनियर सिटीजन है पॉलिसी के अंदर, उस पॉलिसी के अंदर जो फैमिली की पॉलिसी ली है उसके अंदर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो एडिशनल 25,000 रुपये की पॉलिसी और डिडक्शन है। अगर आपके यह आ गया विद सीनियर सिटीजन पर्सन, विद सीनियर सिटीजन, क्लियर है? अली साहब आपकी बात का हुआ सॉल्यूशन कुछ? हाँ, यही वाला केस था, है ना? तो हाँ, हाँ, तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है आपकी फैमिली में तो 25 की जगह डिडक्शन कितनी हो जाएगी फिर? 50। अगर विद सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, विद सीनियर सिटीजन पेरेंट्स एडिशनल 25,000 और जोड़ दो तो फिर 75,000 तक कर सकते हो आप छूट, ठीक है? ये गवर्नमेंट ने क्यों करा कि चलो इस बहाने आप अपने पेरेंट्स की पॉलिसी तो करा के रखोगे, है ना, और सही है, सीनियर सिटीजन को ज़्यादा ज़रूरत होती है मेडिक्लेम की, तो आप इस ATD की डिडक्शन को मैक्सिमम 75,000 तक ले आ सकते हो आप, क्लियर है? तो ये देखो अभी एकदम आपको याद नहीं आएंगी, लेकिन एज इट इज जब तक आप प्रैक्टिस में आओगे हो सकता है कुछ स्लैब बदल जाए, कुछ रिजिम बदल जाए, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ आनी पड़ेगी अभी से, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको इसलिए इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट याद रहेंगे, तो कल को आप कहीं प्रैक्टिस करोगे, कहीं भी जॉब करोगे, तो ये क्या होगा, अमाउंट ही तो बदलेगा, 25 का 40 होगा, 40 का 25 का 15 हो जाएगा, कंसेप्ट तो सेम रहेगा ना। या अगर कोई और चेंज होगा तो आपको पता रहेगा, आज पढ़ा होगा तो बाद में एडजस्ट करना आसान होता है, समझना आसान होता है, ठीक है। अब 80C 80D इसके अलावा सेक्शन 80E